साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक परिचय जरूर करा देते हैं, क्योंकि आलोक भटनागर जी फॉर्मर एडवाइजर रह चुके हैं फाइनेंस में, रेलवे बोर्ड में। प्रांजल जो कि अर्थशास्त्र पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं एज ए पत्रकार, लेकिन तमाम विषयों पर इनके कमेंट बड़े सुनने वाले होते हैं। तो आज हम इनके साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। वीके दत्त साहब जो कि फॉर्मर मेंबर रेलवे बोर्ड के, और हरीश चंद्र जी जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं फाइनेंस रेल विकास निगम के। प्रांजल, एक पत्रकार से शुरू किया जाए, हेडलाइन निकलेगी क्या आज? हेडलाइन तो जरूर निकलेगी प्रश्न, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या निकलेगी? मेरा ख्याल है ये निकलेगी कि आपको दाम ज़्यादा देना पड़ेगा लेकिन सुविधा भी ज़्यादा मिलेगी। लोगों की जेब खाली है, महंगाई से परेशान है, सरकार ये कहने के लिए हिम्मत जुटा पाएगी आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा? मेरा ख्याल है सरकार को ये कहना पड़ेगा कि आप अगर पैसा ज़्यादा देंगे उसके एवज में आपको क्या मिलेगा। जब तक ये बात नहीं सामने आएगी, लोग महंगाई को लेकर ज़्यादा दाम टिकट के लिए देने के लिए परहेज करेंगे। हरीश चंद्र जी, आप डायरेक्टर हैं फाइनेंस के रेल विकास निगम का। ये 14.2% रेल बजट से एन पहले क्यों बढ़ाया गया? एक्चुअली हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। आपको पता होगा कि कितने सालों से किराया नहीं बढ़ा। नहीं, वो तो नहीं बढ़ा है, ठीक है, लेकिन रेल बजट से ठीक एन पहले क्यों बढ़ाया गया? इसका जवाब तो आप बेहतर दे सकते हैं। देते हैं आपको जवाब। हाँ। हमें लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को कुछ हिस्सा दिया जाने वाला है। कीमत अभी से बढ़ा दी गई है, मसलन बॉम्बे पुणे के बीच में बढ़ा हुआ किराया मिलेगा। इसके बाद सपोज कीजिए किसी कॉरपोरेट ने उस हिस्से में सेक्टर को खरीद लिया, उसको सुविधा होगी उस कीमत को आगे स्टैंडर्डाइज करने में। हमें ऐसा नहीं, बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो आप कह रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसमें किसी प्राइवेट को कोई हिस्सा नहीं दिया जा सकता। सिर्फ जो नई लाइन या जैसे हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो पीपीपी के जरिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है, उसमें प्राइवेट का हिस्सा हो सकता है। एग्जिस्टिंग नेटवर्क में किसी को कोई हिस्सा नहीं दिया जा सकता। इसलिए रेल किराए जो बढ़े हैं इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। आलोक जी, क्या ये संभव है कि जो एग्जिस्टिंग स्थिति है, क्योंकि हमारी जानकारी जो निकल कर आ रही है उसमें जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने और उसमें रेलगाड़ी तक को चलाने की स्थिति में प्राइवेट सेक्टर को लाया जाने वाला है, संभव है? नहीं, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्राइवेट सेक्टर को लाया जा सकता है। जैसे विदेश में भी कई एग्जिस्टिंग ट्रैक्स पे रेलवे स्टेशन, रेल के डिब्बे, इंजन, ये सब बनाने के लिए दिया जाने वाला है। इवन ट्रेन भी नए प्राइवेट सेक्टर चला सकता है अपने किराए पे और अपनी सुविधाओं के साथ वो चला सकता है। अगर लोगों को वो ज़्यादा पसंद आई तो लोग उसमें जा सकते हैं। दत्त साहब जी, धन्यवाद। देखिए, किराए से ज़्यादा ये है कि कितना नेटवर्क एक्सपेंशन होगा। जो फरवरी में 62,000 करोड़ प्लान एक्सपेंडिचर की घोषणा हुई थी, क्या ये 1 लाख करोड़ हो पाएगा? बाकी जो किराया से करते वो तो परिचालन की दृष्टि। दत्त साहब, आप मेंबर किस पीरियड में थे रेलवे बोर्ड में? मैं था 2009 से 2010। इस पीरियड में जो रेल मंत्री कौन थे? मेरे समय में सुश्री ममता बनर्जी थी रेल मंत्री। रेल वो हटी, दिनेश त्रिवेदी आए। दिनेश त्रिवेदी हटे। दिनेश त्रिवेदी मेरे बाद आए। आपके बाद आए? उससे पहले वहाँ के मुकुल रॉय कुछ दिन के लिए थे। जी जी। तो ये लोग क्या करते थे, कैसे काम करते थे? देखिए, कार्य तो पार्टिसिपेटिव होता है, जो लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन है वो तो हेड ऑफ जो लीडर है वही लेता है। इसका मतलब है कि जिसका जिक्र हो रहा है कि जैसे प्रांजल ने कहा राजनीतिकरण रेल का हो गया था, ये आपको लग रहा था उस समय हो गया था? देखिए, राजनीतिकरण बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा शब्द है। कहना यह है कि जो प्रोजेक्ट सोशली रेलेवेंट है और जिसकी आवश्यकता रेल को है, इसको अलग अलग करके देखना चाहिए। जो खर्चा आवश्यक पे करता है, जैसे दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर है, उसमें सारे गांव शहर जुड़े हैं, उस पर आप 4 से 6 लाइनें भी बना दीजिए तो कम पड़ेंगी, क्योंकि सब लोग उसमें जाना चाहते हैं। एक जगह है जिसमें 2 दशक के बाद आएगा लोड, उसको लोअर प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये प्रायोरिटी कहीं जाकर मिक्स हो जाती है। कभी इस बात में सोचा गया कि रेलवे को जनता से सही मायने में तभी जोड़ा जा सकता है जब इस देश की जनता को देश की पॉलिसी से जोड़ दिया जाए? ये कभी चिंतन हुआ? जी हाँ, हुआ बहुत बार, और बहुत सुझाव भी आए। एक सुझाव आया था मेरे समय में कि सोशली जो रेलेवेंट जो चाहते हैं उसका फंड आप अलग कर दीजिए। जैसे आप सब्सिडी देते हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ता देते हैं, सोशली रेलेवेंट प्रोजेक्ट के लिए अलग से कीमत रख दीजिए और रेलवे को जहाँ रिटर्न हो उसमें पैसा लगाने दीजिए। हाँ। अब इस पे जो आ रहे हैं, जो इन्होंने एक बात कही अपने रहने के दौरान और जो एक्सपीरियंस निकल कर आ रहा है,
क्या संभव है कि सदानंद गौड़ा साहब एक ऐसा निर्णय ले सके जो राजनीतिक तौर पर ना हो, लेकिन उस डेवलपमेंट को चुनौती दे रहा हो जिस डेवलपमेंट की पटरी पर सरकार दौड़ने को तैयार है? प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, शहरों में सब चीज़ केंद्रित, गांव खत्म, एग्रीकल्चर का कॉर्पोरेटीकरण भविष्य में हो जाएगा। इस दिशा में निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे, उसको चुनौती। देखिए, पहली बात राजनीतिक दबाव, क्योंकि जो सरकार आई है इतने बड़े बहुमत से आई है, राजनीतिक दबाव नहीं है। इतने ज्यादा सीटों से आई है, बहुमत 31% था। आप मान लीजिए इसको, 31% बहुमत जो है काफी सालों बाद आई है, बिल्कुल 30 साल बाद आई है। मेरा कहना है पहली बात कि आप 10 बुलेट ट्रेन चलाइए, आप 50 चलाइए, उससे जो लोग पैसा दे सकते हैं उनसे आप पैसा जुटाइए। और जो है, अगर दरभंगा से अगर आप रांची ट्रेन चलाना चाहें उसको क्रॉस सब्सिडाइज करिए। आप जिसके पास पैसा है उससे लीजिए, उसके जिसके पास पैसा नहीं है उसको सस्ते में दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में। इसमें सिर्फ एक सोच की जरूरत है कि आप हर एक, जो आप कह रहे हैं कि 40% दाम बढ़ेंगे, जरूरी थी कि पूरे देश में हर लाइन पर 40% बढ़ेंगे। कुछ में आप बढ़ाइए जिनको देने की जिनकी क्षमता है, पहली बात। दूसरी बात, आप निजी क्षेत्र के पीछे पड़ गए प्रसून जी। निजी क्षेत्र नहीं पड़े, अरे हम खाली ये सोच रहे हैं कि अगर आपकी क्षमता है देने की जी, तो आप देंगे या आपके भीतर आक्रोश आएगा? ये क्या है? नहीं, अगर मुझे सुविधा मिलेगी तो मैं देने के लिए तैयार हूं। आज भी आप किसी भी गांव कस्बे में जाएं, वो बेहतर चीजों के लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक जवाब खोज लेते हैं। मुकेश नायक जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है? जी हाँ। हाँ मुकेश नायक जी, एक सवाल निकल के आ रहा है। जो लोग पैसा ज़्यादा दे सकते हैं उनको ज़्यादा सुविधा के साथ स्थिति में ले आइए, उनसे पैसा लीजिए, और जो बाकी देश है उसके लिए आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए। ये ठीक है या इस देश की ज़रूरत एक सोशल इंडेक्स बनाने की है? क्योंकि कोई अगर वकील तो अब देख रहे हैं हम, सलमान खुर्शीद साहब भी आजकल वकीली करने चले गए, चिदम्बरम साहब भी चले गए, तमाम लोग चले गए जो पॉलिटिक्स में थे। एक एक हियरिंग की 20-20 लाख रुपए लोग लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि आपने कोई सोशल इंडेक्स बनाया ही नहीं। जो जितना चाहे कमा सकता है, जो गरीब है वो पैकेज और राहत स्थिति में ही रहेगा, सरकार पर निर्भर रखेगा। ये करना जरूरी है या हमको कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में चलते रहना है? क्या जरूरी है? देखिए, दोनों के बीच में समन्वय जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने पहले कही, इस देश में जो पैसा दे सकता है उससे लेकर वो सुविधाएं उन लोगों में बांटना चाहिए जो पैसा नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो अलग रेलवे ट्रैक की बात हो रही है, उन लोगों के लिए बना दिया जाए, बुलेट ट्रेन चला दी जाए, अत्याधुनिक ट्रेनें चला दी जाए, बड़ा किराया रख दिया जाए, और ऐसी ट्रेनों में वो जो रेवेन्यू जनरेट करें वो ऐसी ट्रेनों में लगा दें जहां लोग पैसा नहीं दे सकते हैं, तो दोनों में संतुलन बनेगा। देखिए, जो जनभागीदारी की रेलवे में बात चल रही है, एक मिनट, जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनका इस देश में उत्पादन से कुछ भी लेना नहीं जरूरी है, प्रोडक्शन से है ही नहीं। इस देश में बीते 50 बरस में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिर्फ 5% है, जीडीपी में उसका योगदान 5% बढ़ा है पिछले 50 बरस में। एग्रीकल्चर तो घटते घटते कहाँ आ गया समझ ही रहे हैं, 60-70% से 13% पे आ गया। सर्विस सेक्टर में पैसा है, सर्विस सेक्टर के जरिए पैसा की कमाई है। अब आप ये बताइए कि उनके जो तौर तरीके हैं पैसे कमाने को, उस पर एक रोक लगा के सोशल इंडेक्स बनाना जरूरी है? राजनीतिक तौर पर इस देश में निर्णय लिया जाना चाहिए या जी नहीं, 2 भारत होने चाहिए? जी नहीं। देखिए, आर्थिक गैर बराबरी को तो खत्म करना होगा, सोशल इंडेक्स बनाना होगा, इसमें समन्वय बनाना होगा, और इसके लिए जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक ये जरूरी है कि जो पैसा दे सकता है उससे पैसा ले लेना चाहिए और सुविधाएं उनको दे देना चाहिए जिनके पास पैसा नहीं है। इसमें समन्वय होना चाहिए। रेल विकास निगम जिस लहजे में बनाया गया था उसमें यह माना गया था उस वक्त हरिचंद जी कि रेलवे का विकास सामाजिक सरोकार के जरिए रखा जाएगा, उसकी पहली लाइन थी ये जिस समय रेलवे विकास निगम बनाया गया था। उसके बाद प्रोसेस में आया था इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज। सरोकार वाला हिस्सा गायब हो गया, पैसा कमाया कैसे जाए इस दिशा में ये विकास निगम काम करने लगा। क्या कभी कोई चर्चा ऐसी होती थी जिससे लगे कि रेल तो इस देश का जीवन है, उस जीवन को बांधा जाए लोगों से और उनकी सहूलियत की जाए? क्योंकि डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम थी। कि रेलवे की जो आर्थिक सेहत है वो देश की आर्थिक सेहत के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। रेल विकास निगम वही प्रोजेक्ट्स करती है जो रेलवे की आर्थिक सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। रेल विकास निगम तकरीबन ये NHDP के पैटर्न पे बनाया गया था।
जिसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए थे जो रेलवे की कैपेसिटी बढ़ा है। रेल विकास का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि प्रोजेक्ट्स जल्दी हों, उनकी जो प्रोजेक्ट करने की लागत है वो कम आए, और इस तरह से रेल विकास निगम इसमें बहुत सफल रहा है। आज रेल विकास तकरीबन 2000 करोड़ का टर्नओवर करता है, जो काफ़ी बड़ी बात है। उससे पहले मैं एक छोटा सा जो राजनीतिकरण की जो बात हो रही रेलवे की, उसके बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, निवेश के बारे में खासतौर से। अक्सर ये कहा जाता है कि निवेश जो का बहुत राजनीतिकरण हो रहा है रेलवे में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो राजनीतिज्ञ है वो सिर्फ न्यू लाइन्स में इंटरेस्टेड होता है, जो प्लान का मुश्किल से 10 या 15% होता है। 85 से 90% में रेलवे मिनिस्टर की या किसी नेता की कोई दिलचस्पी नहीं। एक मिनट, हम इस पे आते हैं। रेल मंत्री की पत्नी के साथ कौन हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं? हमारे संवाददाता कौन है वहां पर? टीचर राव, जरा बात कीजिए, रेल मंत्री की पत्नी का क्या कहना है, दत्ती गौड़ा जी का? What are the expectations from the budget? This is the first budget for the Mr. Gowda. Wait. She's ready to speak. Wait. Ma'am, one reaction. Ma'am, You are going to watch the budget. What are your expectations? I am very expecting. I don't know what is in the budget. After budget, But do you think women's security and other issues will be addressed? Women's security, this is the main issue. They give in budget importance to the ladies' security and other things. Have you given any recommendations to the minister? No. Not any. Okay, so now you will be going to the parliament and listen to the budget. Yeah. And any excitement, any preparations you have prepared for today? No, madam. तो ये थी सदानंद गौड़ा की पत्नी, जिनका कहना है कि जो विमेन सिक्योरिटी है उसको तरजीह ज़रूर दी जाएगी और उसका काफ़ी ध्यान रखा जाएगा इस बजट में। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रिचा रावत, दिल्ली, आज तक। लेकिन बड़ी लाइन यह है कि कोई एक्साइटमेंट उनकी पत्नी ने कहा नहीं है। प्रांजल, हम एक सवाल इससे जोड़ते हुए जरा लेकर आ रहे हैं। एफडीआई या हिंदुस्तान की जो कंपनियां हैं उनका योगदान, उनका जोड़ना, या तीसरी स्थिति जो बार बार जिक्र हो रहा है कि पीपीपी मॉडल के जरिए चीज़ों को लेकर आया जाए, बजट में क्या हो सकता है? मेरा ख्याल अभी तक जो ऐलान आए हैं, जो संकेत आए हैं, उसमें यह है कि निजी कंपनियों को और विदेशी कंपनियों को भी किसी तरह से जोड़ा जाए। किस तरह से जोड़ा जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि निजी कंपनियां और विदेशी कंपनियों का कोई योगदान अभी तक नहीं रहा है। कई जो इंजन चल रहे हैं वो कुछ विदेशी इंजन भी चल रहे हैं, देसी इंजन भी चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब तक अंदर की व्यवस्था बेहतर नहीं होगी, अब निजीकरण से क्या फ़ायदा होगा आपको? अभी हरिश्चंद्र जी बता रहे थे कि रेलवे के अपने ही प्रोजेक्ट बड़े ढीले ढंग से चलते हैं, कई साल लग जाते हैं, उसी से जो खर्चा बढ़ता है उससे आपकी और नुकसान आपका बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि निजीकरण से पहले रेलवे की जो अंदरूनी व्यवस्था है, जो सिस्टम्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनको बेहतर करिए, आप सुचारू करिए। बाहर के लोग आएंगे फिर से हताश होकर चले जाएंगे, आप पहले तो अपना तो घर साफ करिए। ओके, दत्त साहब, क्या ये माना जाए कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गड़बड़ है, या वो उस विज़न की गड़बड़ी है कि हिंदुस्तान में रेलवे में इतना काम होना चाहिए, इतने रोजगार निकल जाएंगे इसके ज़रिए, और रेलवे की जो पूरी देश में ज़मीन है उसका उपयोग कोई नहीं हो पाया है आज तक, उस पर ज़्यादा इंक्रोचमेंट ही हो जाता है? देखिए, मेरा विचार है जो जनमानस में कि अरे रेल में घपला ना सोने की हो जाए। देखिए साहब, विश्व में कहीं भी चले जाए, विमान का किराया और रेल का किराया बराबर है। आपके यहाँ रेल का किराया बस के किराए से भी 1/3 है, जबकि बस में वो कंडक्टर कहता है स्टैंडिंग नहीं ले जाऊँगा। तो ये जो आप इनपुट दे रहे हैं, जो आउटपुट दे रहे हैं, उसके विचार से अगर आप एनालिसिस करें किसी भी क्षेत्र में, तो रेलवे का एफिशिएंसी इंडिकेटर आप बहुत ऊपर पाएंगे। लेकिन ये है कि अगर आपको 1,10,000 करोड़, चाइना में 1,10,000 किलोमीटर रेलवे पहुंच गई जो 45,000 किलोमीटर थी, आप आज़ादी में 54,000 से 64,000 पहुँची। आप जो भारतीय के करता, मैं अगर मुझे रेल में जगह मिलेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं रेल में बैठ ही नहीं सकता तो 3 गुना किराया दे के मुझे बस में जाना पड़ता है। और
इसको अगर नेटवर्क को आप बढ़ा दीजिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा, तो आपकी बहुत सारी आर्थिक समस्याएं सुलझ जाएंगी, आपकी एफिशिएंसी इंडिकेटर्स बढ़ जाएंगी। तो इस डायरेक्शन में काम होना चाहिए। ये जनमानस में है कि सब गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, आपने जिक्र अच्छा किया। हमारे जहन में ये आ गया कि इस दौर में इंटरव्यू का दौर चल रहा है और लड़के जो थे वो नागपुर से टैक्सी लेके बेंगलोर जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उसमें रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, जगह नहीं मिल रही। एक स्थिति है। दूसरी स्थिति हमने ये भी देखा, जो साउथ में बसें चलती हैं उसको लाइसेंस नहीं है, वो गलत तरीके से आरटीओ को पैसा दिया जाता है, पुलिस वाले को पैसा दिया जाता है, तब उसमें भी हमने प्राइवेटाइजेशन बस को उस रूप में नहीं किया है। एक मिनट, हम आलोक भटनागर जी, हम ब्रेक से पहले कमेंट आपसे चाहेंगे। आप लोग किस रूप में एडवाइस करते थे जब आप रेलवे बोर्ड के एडवाइज़र थे? तो आप किस रूप में एडवाइस करते थे कि फाइनेंस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रेलवे के ज़रिए कमाया जाए या रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे लगाया जाए? तो दोनों अलग अलग अफसरों की अलग अलग रोल होता था। कुछ तो खर्चे के लिए होते थे, वो खर्चे का हिसाब रखते थे और देखते थे कि जो खर्चा हो रहा है वो लाजमी है, उससे रेलवे को फ़ायदा होगा कि नहीं, और जो रेलवे के जो यूज़र्स हैं उनको फ़ायदा होगा कि नहीं, और जो अर्निंग के कनेक्टेड थे वो रेलवे की अर्निंग। पीरियड में कौन थे रेल मंत्री? मेरे पीरियड में लालू जी थे। तो क्या उस पीरियड में चीज़ें इंप्लीमेंट हुई जो एडवाइस दिए जाते थे? हम लोग में एक्चुअली वो जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड था इंडियन रेलवेज़ का, क्योंकि 2007-8 में सबसे कम ऑपरेटिंग रेशो रहा है, ऑलमोस्ट 76 ऑपरेटिंग रेशो रहा है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें लेकर ही गई। उसके बाद से 6th पे कमीशन आने के बाद से फिर से हालत ख़राब हो गई। तो लेकिन 2007-8 ये कभी सोचा गया कि ये बैलेंस किया जाए? क्योंकि जब आप खुद बता रहे हैं पे कमीशन आती है और इन सब के बीच सरकार को एक बैलेंस बनाना पड़ता है, जितना पैसा दिया जा रहा है, कितना लिया जाए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जाए, ये बजट एक उस रूप में देखा जाता है। एक्चुअली रेलवे की यही मजबूरी है, बिकॉज रेलवे के बिकॉज एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो जो गवर्नमेंट में लागू होगा वो रेलवे में भी होगा। तो इसलिए जो कमेटीज़, जो राकेश मोहन कमेटी और दूसरी कमेटीज़ के जो सजेशन थे कि रेलवे को सेग्रीगेट करने के लिए, वो इसीलिए थे कि जैसे आगे कभी पे कमीशन का रेलवे को बाहर ना सहना पड़े, वो अपना मतलब एफिशिएंसी देख के और अपनी ज़रूरतें देख के अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा सके, गवर्नमेंट के बढ़ाने की वजह से नहीं बढ़ा सके। तो इसलिए ये एक रीज़न है रेलवे का कि वो जो गवर्नमेंट में होता है वो रेलवे को करना पड़ता है। तो सडनली 75 से 90 हो गया ऑपरेटिंग रेशो, उसकी वजह से। तो प्राइवेटाइजेशन आप जिक्र कर रहे थे प्रांजल, जरा माइक लीजिए। और आपको पता है सिर्फ कैटरिंग में किया गया है, और वो भी अच्छा नहीं किया गया। ये बिस्कुट अच्छा है, ये निजी बिस्कुट है, लेकिन ये सरकारी बिस्कुट नहीं है। तो जो बिस्कुट अच्छा होता है निजी कंपनियां बनाती हैं। माना यही जाता है कि रेलगाड़ी में सफ़र कीजिए, दिन भर सफ़र कीजिए, खाते पीते जाइए। छुक छुक गाड़ी थी, धीरे धीरे डीजल, फिर इलेक्ट्रिक पे होती गई सफ़र, अब बुलेट ट्रेन की बात हो रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये रेलगाड़ियों के साथ या इंडियन रेलवे के साथ प्राइवेट कॉरपोरेशंस का योगदान नहीं है। योगदान बहुत है। मसलन कैटरिंग तो हाल में आया। दत्त साहब, कितने कॉरपोरेशन है जिस तरीके से काम कर रही है? 16 PSUs हैं जो कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। पहला राइट्स, फिर इरकॉन, उसके बाद केटरिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन, रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेलवे एनर्जी कॉरपोरेशन अभी बना है, नया बना है। तो इस प्रकार की 16 उपक्रम है रेलवे में। रेलटेल कॉरपोरेशन जो कि आपको ये टेलीफोन की सुविधा प्रदान करता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरपोरेशन अभी बना है। तो इस प्रकार के 16 कॉरपोरेशन है। इन कॉरपोरेशनों का योगदान क्या रहा रेलवे के विकास में? बहुत योगदान रहा है। एक तो रेलवे के प्रोजेक्ट जो हम रेलवे मैन समझ सकते हैं उसको बनाते हैं और उसको कॉस्ट इफेक्टिव वे में बनाते हैं, और रेलवे का हर कॉरपोरेशन कुछ प्रॉफिट जनरल रेवेन्यू को देता है। कोई भी कॉरपोरेशन रेलवे का ऐसे नहीं जो कि अपनी लागत को हरीश जी, अगर कॉरपोरेशन इतने वर्क कर रहे हैं तो क्या प्रेशर बहुत है पैसेंजर्स का देश में रेलवे पर, इसलिए मुश्किल हो रही है? नहीं, पैसेंजर का प्रेशर तो सर्टनली है, क्योंकि नेटवर्क के हिसाब से नेटवर्क हमारा छोटा है, और जितने भी एक्सपर्ट ग्रुप बने हैं उन्होंने सबने ये कहा है कि आप नेटवर्क को बढ़ाइए, आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। और ये खाली रेलवे के नहीं, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि अगर आप नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी की अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उन्होंने बिल्कुल आइडेंटिफाई किया है कि किस तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा मोड होना चाहिए, रोड का ट्रैफिक, किस तरह का ट्रैफिक रोड पर जाना चाहिए, किस तरह का ट्रैफिक रेल पर जाना चाहिए, किस तरह का ट्रैफिक बाई एयर जाना चाहिए। चंद मिनटों के बाद रेल बजट आने वाला है। अनफॉर्चुनेटली प्रांजल, एक कमेंट कर दीजिए हम ब्रेक पे जाने से पहले। हम ये कह सकते हैं कि मुस्कुराइए, आप रेलगाड़ी में बैठे हैं?
ये होना पड़ेगा प्रसून। अगर हम रेलवे में मुस्कुराते हुए नहीं बैठेंगे, आराम से बढ़िया खाना वाना नहीं खाएंगे, नज़ारा नहीं देखेंगे, तो क्या फ़ायदा रेलवे गाड़ी का? बड़ा टेंशन रहता है रेलवे के नहीं। अगर आप देखिए, मज़ा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो स्टेशन पे आती है, रेलवे तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है।